Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. Our next topic is the nature of solutions in liquid phase. As you know that when a solute is dissolved in a solvent, so the solubility of the solute in a solvent depends upon the attractive forces between solute and solvent. Okay. The solubility is actually completed in 3 steps. Okay, solubility occurs in 3 steps. Number 1, overcoming of solute-solute interaction, overcoming of solute-solute interaction. Number 2, overcoming of solvent interaction. Number 3, building up of solute solvent interaction. ठीक है, मतलब इसका ये है कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सॉल्युबिलिटी 3 स्टेप्स में होती है. ठीक है, अब जनरली वैसे तो हम ये कहते हैं कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी इनकी नेचर सेम होनी चाहिए ना. हम कहते हैं कि अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा. वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें असल में 3 स्टेप्स होते हैं ना. व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर ऑफ सेम नेचर, okay, this means the solute will be soluble in that solvent. So their solubility takes place in 3 steps. That is, when this solute is added into the solvent, first of all solute-solute interaction is overcome. Second, solvent-solvent interaction is overcome, and then solute solvent interaction is build up. ओके, मतलब जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, NaCl इन वाटर. ठीक है, तो NaCl वाटर में कैसे डिज़ोल्व होगा? दोनों पोलर हैं, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है. ठीक है, आपने बीकर में वाटर लिया और अब इस वाटर में आप लेते हैं सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर कैसे डिज़ोल्व होगा? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की वो जो जॉइंट आयोनिक लेटिस है वो ब्रेकअप होगी. मतलब ईच सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट विल सेपरेट फ्रॉम अदर फार्मूला यूनिट. ओके, यानी सॉल्यूट इंटरेक्शन ब्रेकअप होगी. जैसे आप देखें NaCl, आप NaCl वाटर में डाल रहे हैं तो आप NaCl का सिर्फ एक NaCl तो आप वाटर में नहीं डाल सकते हैं ना. आप वाटर के अंदर वो जो सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो उस सोडियम क्लोराइड का वो जो क्रिस्टल है उसके अंदर बहुत सारे सोडियम क्लोराइड्स होंगे. तो सबसे पहले वो जो बहुत सारे सोडियम क्लोराइड्स हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को छोड़ देंगे, और जब वो आपस में एक दूसरे को छोड़ेंगे ना तो इसको कहते हैं सॉल्यूट इंटरेक्शन ब्रेकअप, यानी वो NaCl सारे एक दूसरे को छोड़ देंगे. उसके बाद क्या होगा? इसी तरह से वाटर जो अंदर सॉल्वेंट है, तो वाटर सॉल्वेंट जो है उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वाटर के अंदर ऑल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सारे वाटर मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पकड़ा हुआ है. तो ये जो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हैं, इसको सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं. तो ये सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी ब्रेकअप हो जाएगी और उसके बाद सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन बिल्डअप हो जाएगी. तो जब सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन बिल्डअप हो जाएगी तो NaCl वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कब होती है? व्हेन solute solvent interaction is greater than solute interaction and solvent interaction, फिर solubility होगी. यानी solubility में असल में ये 3rd स्टेप का ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस 3rd स्टेप का बिल्डअप होना ज़रूरी है, और ये 3rd स्टेप सिर्फ कब बिल्डअप होगा? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो दोनों सेम नेचर के होंगे. अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं और इसी तरह अभी हम आगे पढ़ते हैं, ये इनमें अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी सेटिस्फाई होते हैं, तो फिर सिर्फ तभी जो है वो सॉल्यूट सारे एक दूसरे को छोड़ देंगे, उनकी इंटरेक्शन ब्रेकअप हो जाएगी. सॉल्वेंट एक दूसरे को छोड़ देंगे, उनकी इंटरेक्शन ब्रेकअप हो जाएगी.
और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनकी इंटरेक्शन बिल्डअप हो जाएगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे में डिज़ोल्व हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह देखें फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है ऑयल इन वाटर। अब आप ऑयल को वाटर के अंदर डालते हैं, तो अगर हम देखें तो ऑयल जो है ये नॉन पोलर है और वाटर क्या है, वाटर पोलर है। अब आप सेम उसी तरह से बीकर लेते हैं, बीकर में आप वाटर लेते हैं और अब आप वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं, तो ऑयल वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। आपका सिंपल आंसर ये होगा कि क्योंकि ये नॉन पोलर है ऑयल और वाटर पोलर है, दैट्स वाई लाइक डिज़ोल्व लाइक के रूल को ये सेटिस्फाई नहीं करें, दैट्स वाई दे आर नॉट सॉल्युबल। वो भी ठीक है। इसके अलावा आप एक और बात ये कहेंगे कि हेयर in this situation the solute solvent interaction is weaker than solute solute interaction and solvent solvent interaction, that's why they are not soluble in each other। क्योंकि इन दोनों की नेचर चेंज है, वो नॉन पोलर है ये पोलर है, तो फिर क्या होगा, ये एक दूसरे की तरफ ज़ोर नहीं करेंगे और जब ये एक दूसरे की तरफ ज़ोर नहीं करेंगे तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन नहीं बिल्डअप होगा, तो फिर सोल्यूट सोल्यूट एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। सारे ऑयल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आपस में एक दूसरे को लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस अदर फोर्सेस के थ्रू जो है वो हेल्ड रखेंगे। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे को स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हेल्ड रखेंगे और ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ उनकी कोई एफिनिटी नहीं रहेगी, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिल्डअप नहीं होगी, तो इसलिए ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको कहा है कि दिस थर्ड स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट इन सॉल्युबिलिटी। व्हेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज़ ग्रेटर then solute will be soluble in solvent, and solute solvent interaction will be greater only when they are of same nature, but if they are of different nature then solute solvent interaction is weaker and so they will not soluble in one another। okay, अच्छा, similarly our next topic is solution of liquids in liquids। solutions of liquids in liquids। Solutions of liquids in liquids is classified into three types। Number one, completely miscible liquids, completely miscible liquids। Number two, partially miscible liquids, and number three, completely immiscible liquids। immiscible liquids। okay, नंबर वन, कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल का मतलब मिक्स होना, तो नाम से क्लियर हो रहा है कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड जो हैं वो एक दूसरे के साथ हर रेशो और हर प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे। ठीक है, अब अगेन मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि सोल्यूशन बनाने के लिए, यानी जब सोल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे के साथ 3 पॉइंट्स एग्री करना ज़रूरी होता है। नंबर वन, इनकी नेचर सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेचर सेम होनी चाहिए। नंबर टू, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम होनी चाहिए। नंबर थ्री, इनका साइज़ जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट का वो भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। साइज़ ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर सोल्यूट नेचर सेम होने का मतलब है अगर सोल्यूट पोलर है सॉल्वेंट भी पोलर है तो फिर ये एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होंगे, लेकिन सिर्फ नेचर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। नंबर टू, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो बिल्डअप हुई हैं या हो रही हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर सोल्यूट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो और सॉल्वेंट जो है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक दूसरे में इफ़ेक्टिवली डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये दो बातें नहीं, तीसरे पॉइंट का जो एग्री करना है वो भी ज़रूरी है। वो क्या है कि सोल्यूट अगर स्मॉल इन साइज़ है तो सॉल्वेंट जो है वो भी ज़रा स्मॉल इन साइज़ हो। एग्जैक्टली एग्री करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन साइज़ ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए।
जैसे अगर सॉल्यूट जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और सॉल्वेंट वाटर की तरह छोटा मॉलिक्यूल है, तो फिर ये एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होंगे। ये फिर सेकंड वाली क्लासिफिकेशन में आते हैं जिनको हम पार्शियली मिसिबल कहते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड जो हैं इनमें कौन सी एग्जाम्पल आती है, लोअर अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल इन वाटर, इसको आप डिज़ोल्व करें, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल इन वाटर। अब इसमें देखिए मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो ये स्मॉल इन साइज़ है। मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है और इथाइल अल्कोहल होता है CH3CH2OH, और वाटर क्या होता है, वाटर H2O ये होता है। अब देखें साइज़ बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल्स इन वाटर ये कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, आपने सिर्फ नेचर को नहीं देखना है कि अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल पोलर है और वाटर भी पोलर है, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली मिसिबल होगा, नहीं, आपने तीनों पॉइंट्स को देखना है, ढूंढना है उसमें। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि वाई मिथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो आप कहेंगे नंबर 1, मिथाइल अल्कोहल इज पोलर, वाटर इज आल्सो पोलर, सो दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर। नंबर 2, मिथाइल अल्कोहल में आप देखें OH आपको नज़र आ रहा है, तो व्हेन O इज़ डायरेक्टली अटैच टू H, इसका मतलब है मिथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें डेवलप हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह ये जो वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में भी आपको ऑक्सीजन इज़ डायरेक्टली अटैच टू H, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब आप मिथाइल अल्कोहल को वाटर के अंदर डालेंगे तो मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो इसका मतलब है कि इनकी नेचर भी सेम है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी सेम है। नंबर 3, इनका साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, दैट्स वाई इनको हम कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। तो आप मिथाइल अल्कोहल और वाटर जो हैं इनको जिस मर्जी रेशो में मिक्स करें, 50-50 मिक्स कर लें, 30 और 70 कर लें, या इसको 70 कर लें उसको 30 कर लें, इन ऑल रेशियो इन ऑल प्रोपोर्शन दे विल मिक्स अप विद ईच अदर। इसी तरह सेम केस है इथाइल अल्कोहल को वाटर में, ये भी कम्प्लीटली मिसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आता है पार्शियली मिसिबल लिक्विड। अगर हम यूं करें कि एक हाइयर अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व कर लें, ठीक है, हाइयर अल्कोहल में जैसे मैं फॉर एग्जांपल हेप्टाइल अल्कोहल या ऑक्टाइल अल्कोहल की एग्जांपल ले लेती हूँ, तो उसमें देखें कितने ज़्यादा कार्बन्स होते हैं। ये देखें, ये 3 कार्बन्स हो गए, 4 कार्बन्स हो गए, 5 कार्बन्स, 6 कार्बन्स, 7, 8 जितने भी आप डालते हैं, ठीक है। अब ये मैंने 7 कार्बन वाला अल्कोहल बना लिया है, हेप्टाइल अल्कोहल, तो ये बहुत बड़ा अल्कोहल हो गया है। अब इसको जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो फिर सोचें कि ये कम्प्लीटली मिसिबल होगा, नहीं होगा कम्प्लीटली मिसिबल। क्यों ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिसिबल नहीं है? क्योंकि नेचर तो दोनों की सेम है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। इसमें OH नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें OH नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी सेम है। लेकिन नंबर 3, इनका साइज़ सेम नहीं है, ये बहुत बड़ा अल्कोहल है और वाटर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है। तो फिर हम इनको जब तीनों पॉइंट्स एग्री नहीं होंगे, 2 एग्री हो रहे हैं, तीसरा आपस में एग्री नहीं हो रहा, तो इनको हम कम्प्लीटली मिसिबल नहीं कहते हैं। इनको हम कौन से लिक्विड्स कहते हैं? दे आर कॉल्ड पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। क्योंकि इसमें देखेंगे जो नॉन पोलर पार्ट है ना, हाइड्रोकार्बन वाला, ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये बहुत बड़ा हो गया है, पोलर पार्ट उसमें छोटा है, नॉन पोलर पार्ट बहुत बड़ा, तो इसलिए हम इसको फिर पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स जो हैं इनकी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। आप लोगों की बुक में इन्होंने एक एग्जांपल ईथर इन वाटर दिया हुआ है और एक और एग्जांपल जो है वो फिनोल इन वाटर दिया हुआ है, ठीक है। ईथर इन वाटर, ईथर इन वाटर, ईथर क्या होता है? ईथर में देखें सेंटर में ऑक्सीजन होता है ना, और सराउंडेड बाय 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जैसे इस तरफ भी मैंने मिथाइल लगा दिया, इधर भी मैंने मिथाइल लगा लिया, इसको डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। इसी तरह अगर हम इधर और इधर इथाइल लगा लें तो इसको डाई इथाइल ईथर कहते हैं। मतलब ये है कि इसमें सेंटर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वाटर जो है वो इस तरह होता है। अब अगेन देखें क्या ये कम्प्लीटली मिसिबल होंगे या नहीं। नंबर 1, पोलर, पोलर, हाँ पहला पॉइंट तो एग्री कर रहा है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें एग्री हो रही हैं या नहीं। वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ईथर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी, मतलब एक ईथर दूसरे ईथर, इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर मॉलिक्यूल्स, बल्कि जो ईथर मॉलिक्यूल्स हैं
इनकी आपस में एक दूसरे के साथ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि व्हेन ऑक्सीजन इज़ डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोजन इन दैट मॉलिक्यूल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें तो ऑक्सीजन जो है दैट इज़ अटैच टू कार्बन, इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन इज़ अटैच टू कार्बन। ये जो 3 हाइड्रोजन है ये तो आगे कार्बन के साथ 3 लगे होंगे, तो ऑक्सीजन जो है दैट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन 2 अल्काइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स। ओके, सो दूसरा पॉइंट इनमें एग्री नहीं हो रहा। और नंबर 3 साइज़ ठीक है, बस ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो जब इनमें तीनों पॉइंट एग्री नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईथर वाटर में कैसे मिसिबल होगा, पार्शियली मिसिबल होगा, ठीक है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड है ये। अच्छा, अब इन केसेस में क्या होता है, पार्शियली मिसिबल का क्या मतलब है? पार्शियली मिसिबल का मतलब है कि ये हर रेशो हर प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं हो सकते हैं। जैसे अब अगर आप इसको 10 लेते हैं, उसको जो है वो 90 लेते हैं, तो आप कहते हैं फिर तो सॉलिबिलिटी ज़रा कम है, लेकिन अगर आप इसको इतना ले लें और उसको ज़्यादा कर लें या कम कर लें तो फिर सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको आप जिस भी रेशो प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिक्सअप करेंगे तो ये कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे, बल्कि ये पार्शियली मिसिबल होंगे। और पार्शियली मिसिबल में इनमें क्या होता है, 2 लेयर्स बन जाती हैं। आप लोगों ने सेपरेटिंग फनल देखा होगा, इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसे पियर शेप का इस तरह का एपरेटस होता है, और इसमें फिर यहाँ पर जो है वो टैप लगी होती है। ये इस फनल को कहते हैं सेपरेटिंग फनल इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर फिर हम लिड डालते हैं ना, ढकना जो होता है लिड, वो हम यहाँ पर डालते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, जब आप ईथर और वाटर को अंदर डालेंगे ना, तो कुछ टाइम के लिए आप इसको स्टैंडिंग पे रखेंगे तो आपके पास 2 लेयर्स बन जाएंगी। एक नीचे लेयर होगी, एक ऊपर लेयर होगी। नीचे वाली लेयर में ईथर भी होगा, वाटर भी होगा, ऊपर वाली लेयर में ईथर भी होगा, वाटर भी होगा। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी ईथर और वाटर में कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक इधर ज़्यादा होगा और एक इधर ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे वाली सॉल्यूशंस जो हैं, इन सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशंस कहते हैं? इनको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस वो होते हैं जो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होते और जिनमें इस तरह की 2 लेयर्स बन जाती हैं, इनको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस में ये है कि टेम्परेचर चेंज करने से इनकी सॉलिबिलिटी चेंज होती है। जैसे अब नॉर्मल टेम्परेचर में इनकी एक दूसरे के अंदर सॉलिबिलिटी ज़रा कम है, तो जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर बात है, टेम्परेचर जब आप ज़्यादा करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो हियर द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर लेयर विल गो अप एंड द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अपर लेयर विल गो डाउन, एंड इन दिस वे दे विल मिक्स अप। एक ऐसा टेम्परेचर आपके पास आएगा जहाँ पे एक दूसरे में ये कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, ठीक है। सो द सॉलिबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट सोल्यूशन इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। आप लोगों की बुक्स में लिखा हुआ है कि ईथर डिज़ोल्व्स वाटर अप टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1.2%, एंड वाटर डिज़ोल्व्स ईथर, यानी वाटर में जब आप ईथर डालते हैं तो कितना डिज़ोल्व होता है? इट इज़ डिज़ोल्व्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 6.5%, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल आप लोगों की बुक में दी हुई है, नंबर 2 सेकंड एग्जांपल है फिनोल इन वाटर। अब आपने अगेन देखना है कि फ़िनोल इन वाटर जो है ये कम्प्लीटली मिसिबल होगा या ये पार्शियली मिसिबल होगा। देखिए फ़िनोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूं करके एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे टॉप पे OH लगा होता है, और वाटर जो है वाटर इस तरह होता है OH। अब अगेन आप देखें कि ये कम्प्लीटली मिसिबल होंगे या पार्शियली मिसिबल। फिर हम वो 3 पॉइंट्स इसमें ढूंढेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये पोलर है, यस ये पोलर है। इसमें देखें OH ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी OH ग्रुप नज़र आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। नंबर 2, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यस ऑक्सीजन इज़ डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोजन। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन इज़ डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोजन। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहने का मेरा मतलब ये है कि यानी वाटर, एक वाटर दूसरे वाटर के बीच में, इसी तरह एक फ़िनोल दूसरे फ़िनोल के बीच में, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दूसरा फैक्टर भी एग्री हो रहा है, फर्स्ट भी एग्री हो रहा है, दूसरा भी एग्री हो रहा है। नंबर 3, साइज़ देखने में तो हमें इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें यह है कि ये एरोमेटिक रिंग है ना, तो एरोमेटिक रिंग में जो है यहाँ पे 6 कार्बन्स हैं, तो उस वजह से इसका साइज़ जो है वो ज़रा थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। थोड़ा क्या बल्कि ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 6 कार्बन्स हैं। अगर हम इन 6 कार्बन्स को ओपन करके लिखें तो कितना लंबी चेन हो जाएगी। तो अगेन ये कौन सा मिसिबल, कौन से वाली जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है,
ये आता है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स में आता है, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से फ़िनोल और वाटर को जब आप रूम टेम्परेचर में एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो उसी तरह से सेपरेटिंग फ़नल में आपके पास 2 लेयर्स आएंगी, ठीक है। ये सेपरेटिंग फ़नल है, इसमें आपके पास 2 लेयर्स बन जाएंगी। आपने यहाँ पे कॉर्क फिट किया हुआ है, 2 लेयर्स आपके पास बन जाएंगी। फिर मैंने आपसे कहा है कि इधर फ़िनोल भी होगा, वाटर भी होगा, यहाँ फ़िनोल भी होगा, वाटर भी होगा, लेकिन दोनों की रेशो सेम नहीं, मतलब एक चीज़ ऊपर ज़्यादा परसेंटेज में होगी, एक चीज़ नीचे ज़्यादा परसेंटेज में होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि ऊपर वाली लेयर में 5% फ़िनोल इन वाटर होगा और नीचे वाली जो लेयर है इसमें 30% वाटर इन फ़िनोल होगा, ठीक है। ऊपर वाले लेयर में 5% फ़िनोल इन वाटर का मतलब है कि 5 फ़िनोल है तो 95 वाटर है, यानी ऊपर फ़िनोल कम है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है। और नीचे वाली लेयर में 30 वाटर इन फ़िनोल का मतलब है 30 वाटर है और रिमेनिंग 70 फ़िनोल है। तो नीचे देखें फ़िनोल ज़्यादा है। क्यों नीचे फ़िनोल ज़्यादा होगा? क्योंकि फ़िनोल साइज़ में बड़ा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो भारी है, तो नीचे वाली लेयर में फ़िनोल ज़्यादा होगा और ऊपर वाली लेयर में वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इन सॉल्यूशंस को कौन से सॉल्यूशंस कहते हैं? मैंने आप लोगों को कहा है कि इसको कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जब हम इसको हीट अप करेंगे तो हीटिंग से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं? वाटर के। वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम लोअर लेयर टू द अपर लेयर एंड फिनोल मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द अपर लेयर टू द नीचे फिनोल ज़्यादा है ना, तो फिनोल मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम लोअर लेयर टू द अपर लेयर वाइल वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द अपर लेयर टू द लोअर लेयर। यूं यूं करके ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो ये जो बीच में पार्टीशन है ना, ये ख़त्म हो जाएगी और एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पर ये एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। तो इस केस में वो जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है? 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर आकर ये एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, यानी वाटर और फिनोल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। इस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर या अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, ठीक है। तो द टेम्परेचर अबव विच 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू वन अनदर, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। इसको हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारी जो थर्ड टाइप रह गई है वो क्या है? कंप्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड्स। अब देखें, कंप्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड्स तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिसिबल नहीं होंगे। तो बिल्कुल मिसिबल कब नहीं होंगे? जैसे देखें फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर, तो क्यों ये एक दूसरे में कंप्लीटली इम्मिसिबल होंगे, बिल्कुल मिसिबल नहीं होंगे? तो वो तो देखिए यहीं से पता चल रहा है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? नॉन पोलर है और वाटर मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। तो जब उनकी पहला जो फैक्टर एग्री करना ज़रूरी है, जो मैंने आपको पीछे बताया, वो क्या है कि उनकी नेचर। तो जब उनकी नेचर ही सेम नहीं है तो फिर हम उसको कौन सा वाला कहेंगे? कंप्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो ऑयल इन वाटर हो गया। इसी तरह अदर एग्जांपल्स में वाटर में आप बेंजीन डाल लें तो बेंजीन एरोमेटिक नॉन पोलर है। इसी तरह वाटर में आप नॉन पोलर कार्बन डाइसल्फाइड डाल लें तो ये फिर कम्प्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड्स होंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि सॉल्यूशन को परफेक्टली मिसिबल होने के लिए ये तीनों बातों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर नेचर सेम है सॉल्यूट सॉल्वेंट की और इन दो में से कोई एक एग्री नहीं हो रहा पॉइंट, तो फिर उसको हम पार्शियली मिसिबल कहते हैं। और अगर नेचर ही सेम ना हो सॉल्यूट सॉल्वेंट की तो फिर हम उसको कम्प्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ मैं लेक्चर स्टॉप करती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सेंड करती हूँ। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।